जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते हमने कुल 11 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले अपना 12वां पार्ट 12वां भाग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन संख्या करने वाले हैं। हम 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है। ठीक है, जो आपको ऐसे क्वेश्चन में जो आपके जो दे रखा हो ऐसे करते रहना। त्रिभुज एबीसी बनाओ, ये लो त्रिभुज ए बी और सी बना दिया, यहां पर ए बी और सी। अब आप कहोगे सर बीसीए भी हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है, लेकिन आप भुजा ऐसी बनाओ नीचे ताकि उस पर बिंदु डी स्थित हो, आपको समझ में आसानी चाहिए। तो यहां पर कोई बिंदु डी स्थित है, बना लिया। बीडी को ई तक बढ़ाया गया, तो बीडी को ई तक बढ़ाया गया, ये लो ई तक बढ़ाया गया। यदि ए बी बराबर एडी है, यहां पर एडी खींच दो। ए बी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। ए बी ई ये वाला कोण कितना दे रखा है हमारे पास? 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपके पास दे रखा है बी सी है, बी सी और ए ये वाला कोण कितना दे रखा है? 25 डिग्री दे रखा है। आपको कौन कौन सा ज्ञात करना है? ये वाला कोण सी ए और डी, ये अंदर वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले आप यहां पर 120 डिग्री दे रखा है, तो कोण अंदर वाला कोण क्या जाएगा? कोण ए बी डी। ये अंदर वाला कोण कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं? रैखिक कोण है। अगर आपके पास ये वाला कोण 60 डिग्री आ गया, तो ये वाला कोण कितना आएगा? ये वाला कोण कितना आएगा? कोण ए डी बी। अगर ये वाला 60 है तो ये वाला भी कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। अब वो क्यों आएगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये वाला 60 डिग्री आ गया, ठीक है, तो ये अंदर वाला कितना डिग्री आएगा? तो कोण ए डी सी बराबर कितना आएगा? ये 60 है तो अंदर वाला कितना आएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। कैसा कोण हो जाएगा? ये रैखिक युग्म कोण हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये आ जाएगा आपके 60 डिग्री, फिर ये 60 तो ये 60। क्यों होगा 60 डिग्री? क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। फिर ये वापस रैखिक युग्म कोण बन जाएगा। यार आपको पता होना चाहिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला कितना आ गया? 120 डिग्री प्लस ये कितना है? 25 डिग्री। ज्ञात कौन सा करना है? कोण सी ए डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण सी ए डी बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ो, 120, 130, 140 और 145 बराबर आ जाएगा आपके 35 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी हाथों की सहायता से भी कर सकते थे। ये हो जाएगा, फिर ये घटा के कर सकते थे। ये समझाने के लिए मैंने उतारा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी संभव त्रिभुज में एबीसी का शीर्षलंब एडी है 4 एडी स्क्वायर 3 बीसी स्क्वायर और 4 एडी बराबर क्या है? तो सबसे पहले आप त्रिभुज एबीसी बनाओ, ए बी सी, ये लो साफ शीर्षलंब, ये हो जाएगा डी। अब 4 एडी स्क्वायर बराबर क्या है? ए बी सी दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपके पास? शीर्षलंब दे रखा है, 90 डिग्री का कोण। आप सबको एक चीज जानकारी होनी चाहिए कि जो संभव त्रिभुज का शीर्षलंब होता है, तो संभव त्रिभुज का शीर्षलंब और मध्य का एक ही होता है। तो कहने का मतलब जो एडी है यहां पर ये हो जाएगा BC बट्टा 2, ये वाली भुजा, और ये भी हो जाएगी BC बट्टा 2। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। यार आपको सबको बताया कि AB बराबर BC बराबर AC है या नहीं है? अब आपके देख उत्तर देखो किस रूप में है। यहां पर BC है, उत्तर है। BD है, BD नहीं दे रखा है। BD कौन सी है? BD। इसके रूप में उत्तर ज्ञात नहीं करना हमें। यहाँ पर BD है, यहाँ BD है, यहाँ पर AB है, AB। तो हमें AB या BC के रूप में उत्तर ज्ञात करना है। देखो क्या करना है हमें, समकोण त्रिभुज लगाओ इन तीनों में। तो त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज लगाया तो जाएगा AB का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बट्टा 4, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर 2 का हो जाएगा 4। हो गया। आपके पास AB का मान क्या दे रखा है? AB का मान हमारे पास क्या दे रखा है? BC दे रखा है। तो हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BC इधर जाएगा, BC का स्क्वायर बट्टा 4 बराबर AD का स्क्वायर। हो गया। 4 BC स्क्वायर माइनस 3 BC स्क्वायर हो जाएगा 3 BC स्क्वायर बट्टा 4 बराबर
AD² हो गया। इधर इसको भेज दो तो 4AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3BC²। एकमात्र से ही हमारा प्रश्न क्या हो गया सरल हो गया। ठीक है, हमें BC के रूप में चाहिए, BC दे रखा, पहला क्वेश्चन ही हो गया इसका फाइनल आंसर। 2 क्वेश्चन हो गया आज के। -y² प्लस 2xy का गुणनखंड। 114 नंबर क्वेश्चन, या फिर इसको सरल कर लेते पहले। इधर देखो, हमने ये ऐसा क्वेश्चन एक पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था। मैंने कहा था हाँ इसमें हम x y z के मान रखेंगे उतरा जाएगा, लेकिन हमें सम में रखना पड़ेगा। तो इससे ये सरल किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x y है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। सूत्र बन सकता है, यहाँ माइनस आगे माइनस दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा ये सूत्र बन सकता है। तो सबसे पहले आप करो 7 का स्क्वायर, फिर ये माइनस कोष्टक, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा x², ये माइनस माइनस प्लस y² एंड माइनस का 2xy। ये क्या बन गया, ये 7 का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या सूत्र बन गया, ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। अब आपके लिए सूत्र देखो, एक होता है a² माइनस b² होता है, ये नहीं होता, उसका सूत्र क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। हमें इसका गुणनखंड ही चाहिए, तो a² माइनस इसको पूरे को b² मान लो, तो ये हो जाएगा 7 प्लस x माइनस वाई। एक गुणनखंड ये हो जाएगा 7 माइनस x माइनस वाई, दूसरा गुणनखंड ये हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल उत्तर आ जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्योंकि पुराने एग्जाम में हार्ड नहीं आते थे। अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आते हैं, बराबर कभी कभी 3-4 क्वेश्चन हार्ड देखने को मिल जाते हैं, आपको 3-4 क्वेश्चन सरल देखने को मिल जाते हैं। अगर जो क्वेश्चन हमें जल्दी आता है तो जल्दी कर लो, यही क्वेश्चन अगर हम दूसरे तरीके से करते तो बहुत टाइम लगता, इस शॉर्ट तरीके से कर लेते टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 3x माइनस 4/3, 3x माइनस 4/3 बराबर दे रखा हमारे पास, सॉरी प्लस दे रखा है 2x प्लस 1/2 बराबर दे रखा हमारे पास x प्लस 7/6। तो 5x माइनस 1/6 बराबर क्या होगा, ये दे रखा है, 5x माइनस 1/4 का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब इस प्रश्न को सरल करेंगे, कैसे करना है, यहां पर 1 आ गया, इसको लेसे में लेकर सरल कर लो आप। इन दोनों का लेसे में कितना आएगा 6 आ गया 3 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 3 दूने 6x माइनस 4 दूने 8 प्लस 3 3 दूने 6x फिर प्लस का 3 बराबर इनका लेसे पे आएगा 6। ये हो जाएगा 6x प्लस का 7, 6 से हमारा 6 कैंसिल हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ो, 12x माइनस का 5 बराबर 6x प्लस का 7। 6x इधर आ गया तो बच जाएगा 6x, वो हो जाएगा 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। x का मान हमारे पास कितना आया 2 आ गया। अब x का मान समीकरण में लिख दो, तो 5 गुणा 2 माइनस 1/4, 5 गुना 10 माइनस 1 9, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4। प्रश्न सबको आते हैं, सब कर सकते हैं प्रश्न को, लेकिन थोड़ा टाइम की बचत करने के लिए आप अपने कैलकुलेशन को स्पीड से करो, गुणा भाग अच्छे से जितना आप कर सको इतनी स्पीड से आपको करना पड़ेगा, तभी प्रश्न आपके आसानी से सरल होगा। आप खुद देख सकते हो, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया ज्यादा से ज्यादा नहीं लगा तो 40 सेकंड लगे होंगे, देख लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। एक 115 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a बराबर आपके पास दे रखा है कि 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, और b बराबर आपको दे रखा है 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 की घात 3। ठीक है, तथा c बराबर आपको दे रखा है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 3, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 5 है। तो ए बी सी का में से बटा ए बी सी का ले से आपको ज्ञात करना है।
ठीक है, आपको एबीसी का में से भी ज्ञात करना है और ले से भी ज्ञात करना है। सबसे अब बड़ी आसानी अच्छी बात यह है कि हमारे पास गुणनखंड करके दे रखा है, तो में से भी सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि एबीसी का में से, ठीक है, एबीसी का में से कैसे ज्ञात होगा। में से में जो सबसे न्यूनतम है वो ले लो। 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 5। सबसे कम किसमें 2 की घात 3 है, तो यहां पर 2 की घात 3 हो जाएगा, फिर गुना, ठीक है। फिर आगे 3 की घात 2 है, यहां 3 है, यहां 3 की घात 3, सबसे कम 3 है तो 3 ले लो। फिर 5 की घात 3 है, 3 है और 1 है, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा 5। ये इसका में से हो गया। अब इनका ले से क्या होगा एक बार के लिए देखो, ठीक है। सबसे अधिकतम घात कितने 5 है, तो 2 की घात 5। फिर 3 की घात अधिकतम किसमें, 3 की घात ये रही, 3 की घात 3। फिर 5 की घात अधिकतम किसमें, इसमें, तो 5 की घात 3, ये ले लिया। अब इनका अनुपात ज्ञात करना है तो लिख लो आप 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 बटा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब जो कट रहा है काट दो, देखो अब कट रहा है कैसे काटा है। अब मैं इसको बराबर में लिख सकता हूं, 2 की घात 3 है तो इसको 2 की घात 3 गुणा 5 लिख दिया। नीचे वाले को हटाते जाओ आप, 2 की घात 5 को मैं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, गुणा 3 की घात 3 को 3 गुणा 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, फिर गुणा 5 गुणा 5 की घात 2 लिख दिया। अब 2 की घात 3 से 2 की घात 3, 3 से 3 गया, 5 से 5 की, अब गुणा कर दो आप, ऊपर बचा है 2 की घात 2 का मान कितना आया 4, 3 की घात 2 का मान 9, फिर 5 की घात 2 का मान 25। 25 को 4 से गुणा करा कितना आया 100, 100 को 9 से गुणा करा कितना आया 900। ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, बाकी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जैसे लेसे में करते हो वैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 116 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 116 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 5x माइनस 7, 5x माइनस 3 है, 5x माइनस 3 गुणा 7y माइनस 2 बराबर 1225 है, 6125 है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहे हैं तो सही आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास एक बार देख लो, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब यहां पर दे रखा 5 व 7, ये इसके सामने दे रखा है, तो याद ये चीज रखनी है कि जो यहां पर गुणनखंड आएगा वो उसके 5 व 7 के गुणनखंड के रूप में आने वाला है। तो इसका हम गुणनखंड यहां पर कर लेते हैं 6125। अब डायरेक्ट 5 का भाग दे सकते हो, क्यों, यहां पर 5 और 7 दे रखा है, तो 5 का भाग दो आप, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 1 बज गया 5 दूनी 10, 1 बज गया 5 दूनी 10, फिर 55 25, फिर 5 का भाग, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 55 25, फिर 5 का भाग, 5 चौके 20, 5 ने 45, फिर 7 का, फिर 7 का। गुणनखंड क्या आया हमारे पास, गुणनखंड ये आया कि 5 की पावर x माइनस 3 गुणा 7 की पावर y माइनस 2 बराबर 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। अब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, कैसे कि 5 की पावर x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5 की पावर 3 के, और 7 की पावर y माइनस 2 बराबर हो जाएगा 7 की पावर 2 के। तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 3 और y माइनस 2 बराबर 2। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 और y बराबर हमारे पास जाएगा 4, और x प्लस वाई का मान हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर 10। हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, x माइनस, अगर बराबर के दोनों पक्ष में आधार समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाएगी। x माइनस 3 बराबर 3, x बराबर 6, यहां पर भी सेम ही आएगा, x बराबर 4। x के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें से आपको ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 2 उचित बिंदुओं का गुणनफल निम्न इन बिंदुओं में से प्रत्येक से बड़ा होता है। 2 उचित बिंदुओं का गुणनफल इन दोनों से बड़ा होता है।
ठीक है। दूसरा दे रखा बी, दो विषम भिन्नों का गुणनफल इन दोनों भिन्नों से बड़ा होता है। दो विषम भिन्नों का गुणनफल इन दोनों से बड़ा होता है। इन दोनों का मतलब यह है कि जो देर की भिन्न हम दो दे रहे उससे, सी दे रखा हमारे पास भिन्न 4/7 7/4 का व्युत्क्रम है। चौथा दे रखा हमारे पास यदि राधिका किसी पुस्तक का, यदि राधिका किसी पुस्तक का 1/3 भाग 1 घंटे में पढ़ती है तो 5/6 भाग 2 से 1/2 घंटे में 117 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 118 नंबर देखते हैं। 10.12347 गुणा 0.003 का मान। इधर देखो दोनों क्वेश्चन लिख लिए हमने। अब पहला क्वेश्चन देखा मैंने, इसलिए बड़ा क्वेश्चन लगाया ताकि आपको पता चले क्या हो रखा है कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल इन दोनों भिन्नों से, दो उचित भिन्नों का गुणनफल इन दोनों में से। मान लो हमने भिन्न ले ली एक उचित भिन्न 3/4, दूसरी भिन्न ले ली हमने मान लो के 2/7, एक भिन्न ये एक भिन्न, इन दोनों गुणा करो कितना आया 6/28। तो ये कह रहा है कि इन दो उचित भिन्नों का गुणनफल जो 6/28 आया वो इससे और इससे बड़ा होता है। ये हमेशा क्या होगा, असत्य होगा। तो बड़ा होता है, हमें क्या ज्ञात करना है, जो सही नहीं है यही सही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर तो ये हो जाएगा। ये कथन जरूर गलत है, उत्तर ये हो जाएगा। तो 3/4 और 2/7 को गुणा कर दिया कितना आया 6/28 आया। और 6/28 हमेशा क्या होता है 3/4 और 2/7 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। एक चीज सोच के देखिए, आप मान लो पहले से ही हमको जो काम कर रहे हैं, हमें एक बिजनेस में 5,000 का नुकसान हो गया। अब मान लो हम दूसरा बिजनेस करने के लिए गए, ठीक है, सेम तरीके का, तो उसमें भी क्या हो गया 5-10,000 का नुकसान हो गया। तो हम दोनों नुकसानों को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, तो नुकसान कम होगा या ज्यादा होगा, नुकसान तो ज्यादा होगा, कम थोड़ी होगा। तो उसी के हिसाब से ये हो गया कि 3/4। अब दूसरा क्वेश्चन देता हमारे पास दो विषम यानी अनुचित भिन्नों का, अनुचित भिन्न ले लो हमारे पास 4/7 गुणा 7/2 अनुचित भिन्न हो गई, इनको गुणा करो 28/14। ये कितना आया भिन्न, कितना आ गई 2 आई, कितनी आई भिन्न 2 आई। अब ये 4/7 तो 7/2 से तो बड़ी है भिन्न या नहीं, क्या है दोनों भिन्नों से बड़ी होती है। 7/2 ये उचित भिन्न नहीं है, ये अनुचित भिन्न नहीं आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो 7 7 49/4 को 2 से गुणा करो 8। ये भिन्न इन दोनों भिन्नों से क्या होगी, हमेशा बड़ी ही होगी। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। 4/7 का व्युत्क्रम क्या था, इसका उल्टा जस्ट 7/4 होता है। अगला, यदि राधिका किसी पुस्तक को 1/3 भाग 1 घंटे में पढ़ती है तो वो 1/3 भाग कितने घंटे पढ़ा 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना पढ़ेगी, तो 2 घंटे में पढ़ेगी वो 2/3, ठीक है। और आधे घंटे में कितना पढ़ेगी 1/3 का आधा 1/6, तो आधे घंटे में पढ़ ली वो 1/6। इन दोनों को जोड़ दो कितना हुआ 4/6 प्लस 1/6 बराबर 5/6। क्या 5/6 बराबर आया या नहीं आया, 2.5 घंटे में आ गया। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो गया हमारा सत्य हो गया, और इसमें असत्य कथन पहला हो जाएगा, हो गया। इस देखो बच्चों, अब हम करने वाला कौन सा 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तो 118 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, आपको गुणा करना है। दशमलव को एक बार के लिए भूल जाओ, दशमलव को गुणा कर दो। 7 को 3 से गुणा करो, 7 ये 21 के कहां से लगा 2, फिर इसको गुणा करो कितना आया 2 आ गया। फिर इससे गुणा करो 1 2 3, फिर इसको गुणा करो कितना आया 30 आया। अब दशमलव को जोड़ना है, 3 दशमलव यहाँ पर है 4 5 6 7 8, 8 के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक आए। 8 अंक लगाने के लिए हम 0 लगाएंगे, फिर दशमलव फिर 0 आएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। कितने नंबर क्वेश्चन है, 118 नंबर क्वेश्चन है। अब 119 नंबर क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
119 नंबर दे रखा है, प्राकृत संख्याओं में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, आपको छांटना है। इसमें से आपको पहला प्रश्न दे रखा है इसका, एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, ये आपको पहला दे रखा है। इसका बी दे रखा है आपके पास, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का भाजक होता है। इसका तीसरा दे रखा हमारे पास, किसी दी गई संख्या गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। किसी संख्या के परिमित गुणनखंड होते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, परिमित गुणनखंड होते हैं। चौथा दे रखा हमारे पास डी, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले वही देखना है कि जो आपको आता है उसके रूप में चलो। हालांकि मैं सबको डिस्क्राइब करूंगा कि किससे क्या होता है, लेकिन देखो एक बार के लिए आप चौथे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या सोचते हो, एक सबसे बड़ी छोटी अभाज्य संख्या है? नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो प्रश्न दे रखा है सही नहीं है, कथन ये क्या है, गलत है, सही नहीं है। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन मान लो ऊपर में से कोई करना पड़े, अगर समझ में आए तो एक प्रत्येक संख्या का, आप मान लो कोई संख्या ले ली 25, तो 25 का गुणनखंड क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा, सिर्फ गुणनखंड पूछा है। तो 25 में कौन कौन संख्या भाग जाता है? 1 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 25 का भाग जाता है। ये इसका क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब है एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। चाहे किसी भी संख्या ले लो आप मान लो संख्या ले ली 5, तो 5 ले ली, तो 5 में 1 और 5, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 और 5 हो जाएगा। इसका मतलब एक प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है। ये कथन क्या है? सही है। दूसरा देखा है, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को भाजक होता है। हाँ, मान लो 1 है, 25 में भाग जाता है, 5 है, 5 का भाग 25 में जाता है, 25 का भाग जाता है। कोई भी संख्या का हम गुणनखंड करेंगे, जो गुणनखंड आएगा हमारे पास, उसका भाग हमारी दी गई संख्या में जाएगा। ये कथन भी क्या हमारा सत्य है। तीसरा दे रखा है, किसी संख्या के परिमित गुणनखंड होते हैं। तो मान लो कोई संख्या ले, किसी भी संख्या का परिमित होते हैं, मतलब निश्चित। कोई संख्या ले ली हमने 225 के चाहे 5 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, परिमित ही गुणनखंड होंगे। ऐसा नहीं कि अनंत तक चलते जाएगी, कितनी संख्या में भाग दो, नहीं होगा। मान लो संख्या ले ली हमने 50, तो 50 में कौन कौन संख्या का भाग जाता है? लिख दो। 50 छोटी संख्या लेते हैं, एक बार के लिए 10 लेते हैं, 10 में किसकी संख्या भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का जाता है। तो इसके परिमित गुणनखंड हो गए कितने? 4 ही हैं, हम गिन सकते हैं इनको, अपरिमित नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा गलती है। अब 120 नंबर क्वेश्चन, 5 7 11 3 2, 5 7 11 3 और 2, 5 23 16 14, 5 23 16 14 और 8, 16 14 व 8। परिसर बहुलक प्लस मध्य का क्या करना है आपको? ज्ञात क्या करना है? परिसर माइनस बहुलक प्लस मध्य। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं है, तरीका अलग हो गया। हम प्रत्येक प्रश्न पढ़ रहे हैं, आंकड़े पढ़ रहे हैं, माध्य परिसर बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग पूछ रहा है कि परिसर माइनस बहुलक प्लस माध्य पूछ लिया, पिछली बार परिसर माध्य का मैं माध्य ज्ञात करना पूछ लिया। तो प्रश्न का अलग एक तरीका है। तो देखो पहले सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना आपको। आरोही क्रम में हम लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद 5 आएंगे आपके पास 2 बार, फिर 7 आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े। तो 4 तो लिख दिए, 4 3 नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और 3, फिर 5 5 7 लिख दिया। 7 के बाद हमारे पास आएगा 11 के बाद आएगा 7 के बाद हमारे पास आएगा 8, 8 के पास हमारा 11, 11 के बाद 14, फिर 16, फिर 23। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हो गए। तो परिसर कितना होगा?
बहुलक याद करो पहले। बहुलक हमारे पास आएगा कितना आएगा बहुलक? बहुलक हमारे पास कितना आएगा? बहुलक हमारे पास आएगा 5, क्यों 5 दो बार आ गए। उसके बाद आएगा परिसर। परिसर हमारे पास कितना आएगा? सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है? 23, सबसे छोटा 2, 23 में से 2 गए, कितना बचा? 21। माध्य कितना आएगा? अब माध्यक में आप छोड़ते जाओ, आप कैंसिल कर दो बस। माध्यक में पहले वाले 3 कैंसिल किए, पीछे वाले 3 कैंसिल कर दो, कर दिए। फिर एक कैंसिल किया, फिर एक कैंसिल किया, फिर 2 आंकड़े बचे हैं, दोनों आंकड़ों को जोड़ो। 7 + 8/2 कितना आया? 15/2 बराबर कितना आएगा? 7.5 आ गया। अब ये सूत्र मान रख दो। परिसर कितना है हमारे पास? 21 माइनस ये कितना है? 5 + 7.5। 21 माइनस 7 5 12.5 कितना आया? 5 घटाया, उत्तर आया 5। फिर कितना आया? 20 में से 12 गया, कितना बचागा? 8। ये आएगा साहित्य। ठीक है, ये हमारा साहित्य फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आ रहा है उत्तर। एक बार के लिए वापस देख लो। 21 में से घटाना हमें, 21 में से घटाना है, कितना घटाना है? 12.5। तो 5 आ गया, हमारे पास 0 बच गया, कितना बचा? 8। ये 8.5 आएगा। एक बार के लिए 7 बजे सही आ गया। 8 7 15 21, बहुलक हो गया 5। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 120 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। लगभग हमारे पास 12 पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम लगभग 8 पार्ट पढ़ ले, ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।